हेलो दोस्तों, आपके अपने एकमात्र यूट्यूब चैनल टी10 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ टॉप क्वेश्चंस लगाएंगे जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक और वीडियो रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन से संबंधित बनाई है। यदि आप उसको चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टी10 क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। और हाँ, यदि आप चाहें तो टी10 क्लास को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे पर डे रीजनिंग के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन फंसते हैं तो आपको मात्र 2 स्टेप फॉलो करने होंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए हैं। आपको उस प्रश्न का उत्तर मात्र 5 मिनट में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है ये आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है यदि प्रकाश किरण से संबंधित है तो उसी प्रकार आवाज किससे संबंधित होगा। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ध्वनि, बी अपश्रव्य, सी पराश्रव्य, डी तरंग। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश होता है ये किरण का समूह होता है। तो उसी प्रकार से हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि ये जो आवाज होता है ये किसका समूह होता है। तो दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि ये जो आवाज होता है ये तरंग का समूह होता है। किसका समूह होता है? तरंग का समूह होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं और एक ऑप्शन भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए है आंखें, बी नाक, सी ओंठ, डी गला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये सीधा सीधा देखने में लगते हैं कि ये 2 अंगों में विभाजित किए गए हैं। एक बाह्य बाह्य संवेदी अंग और एक आंतरिक संवेदी अंग। आंतरिक संवेदी अंग में क्या किए गए हैं? विभाजित किए गए हैं। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि जो हमारे आंखें, नाक और ओठ हैं ये क्या हैं? ये बाह्य संवेदी अंग हैं। क्या हैं? बाह्य संवेदी अंग है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा ये गला है ये क्या है? आंतरिक संवेदी अंग है, जो कि त्वचा से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा गला है ये आंतरिक संवेदी अंग है और जो हमारे बाकी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ये बाह्य संवेदी अंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आड होगा वो क्या होगा? गला। मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि यदि नारियल खोल से संबंधित है तो पत्र किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए लिफाफा, बी डाक, सी डाक टिकट, डी लेटर बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो नारियल होता है ये खोल के अंदर होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये पत्र होता है ये लिफाफा के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो जोड़ा बनेगा वो किसके साथ बनेगा? पत्र का लिफाफा के साथ बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लिफाफा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि कैंची जिस प्रकार संबंधित है कपड़े से उसी प्रकार दनाती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए कागज, बी लकड़ी, सी कुल्हाड़ी, डी घास। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो कैंची होती है वो क्या करती है? कपड़े को काटती है, यही उसका काम होता है। तो इसी प्रकार से जो दराती होता है इसका काम होता है कि ये क्या करता है? घास को काटता है। तो ये किससे संबंधित होगा? जो दराती होगा वो हमारा घास से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कैंची किससे संबंधित था? कपड़े से, तो उसी प्रकार जो दराती होगा वो घास से संबंधित होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यदि नदी बांध से संबंधित है तो उसी प्रकार यातायात किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए संकेतकों, बी वाहन, सी गति, डी वीथिका। वीथिका का मतलब होता है गली। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं
कि नदी के बहाव को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जाता है, तो इसी प्रकार यातायात की रोकथाम के लिए संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। दोस्तों छठवां प्रश्न है कि जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने घर से किस दिशा में है? ऑप्शन ए पश्चिम, बी उत्तर, सी दक्षिण, डी पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो आपका प्रश्न है ये दिशा एवं दूरी परीक्षण से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें दिशा एवं दूरी परीक्षण से संबंधित कुछ मुख्य बातें हमने उस वीडियो में बताई है। यदि आप वो वीडियो अब तक न देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए और सारी बातें अच्छे ढंग से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आपको प्रश्न लगाने में आसानी हो और हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं वो आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम प्रश्न को लगाते हैं। कह रहा है जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कह क्या रहा है कि जया अपने घर से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। तो मान लीजिए जया का घर है भैया और यहां से वो पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम इधर ही तो जाएगा, तो ये हो गया 5 किलोमीटर जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि वहां से वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो दाएं किधर? इधर ही तो हो जाएगा, आर इधर ही तो होगा, आर इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि वह वहां से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो यहां से क्या करिए 3 किलोमीटर आगे बढ़ा दीजिए, 3 किलोमीटर आगे बढ़ गया। अब कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, मतलब कौन? जया 2 किलोमीटर चलती है बाएं मुड़कर, तो उसका एल ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एल ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो बाएं आपको मुड़ा देना है, तो ये हो गया बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। दिशा क्या करती है? जया, सॉरी दिशा नहीं, जया फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, तो बाएं कहाँ हो जाएगा भाई साहब? बाएं देखिए आपका जो आर होगा ये यहाँ होगा और एल जो होगा वो यहाँ होगा, तो इधर ही तो घूमेगा। तो कह रहे 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर यहां तक कर दीजिए आप, 3 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है कि अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब यहां से क्या करती है वो दाएं मुड़कर, आखिरी है उसका टर्न है ये, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। किधर मुड़ती है? दाएं मुड़ती है, तो आपका ये आर हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, तो इधर ही तो मुड़ेगी 3 किलोमीटर, ये हो गया आपका। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है आपसे कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है, डायरेक्शन उसका क्या है? तो देखिए इधर ही तो है, वेस्ट में ही तो है, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है पश्चिम, ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, पश्चिम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कि मतलब कि जया का जो दिशा है उसका तो किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब किस दिशा की ओर चल रहा है? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं दिशा 4 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहां से व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, इधर ही तो जाएगा, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दाईं मुड़ना है तो इधर ही तो मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाईं इधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब किस दिशा की ओर चल रहा है? तो कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर जाएगा, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब कि ईस्ट में जा रहा है, पूर्व की ओर, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 8वां प्रश्न है कि अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है,
वह अपने चलने के बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है। ऑप्शन ए 8 मीटर पूर्व, बी 3 मीटर पश्चिम, सी 5 मीटर उत्तर पूर्व, डी 7 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या रहा है कि अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं कि अजय की स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ से उत्तर मतलब इधर ही तो जाएगा, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। कितना चला? 12 मीटर। फिर कह रहा है वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, मतलब इधर कितना चला? 8 मीटर। इसको हम सी पॉइंट के द्वारा इंगित कर लेते हैं। फिर कह रहा है इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब इधर, इसको हम डी पॉइंट के द्वारा इंगित कर लेते हैं। कितना चला? 3 मीटर। फिर कह रहा है वह अपने चलने के बिंदु से कितना दूर एवं किस दिशा में है। तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? ए थी, और अब किस बिंदु पे? डी। तो ए से डी बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमको CD की दूरी पता है, लेकिन AC और AD की दूरी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले AC की दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? AB से हम BC को घटा देंगे। AC बराबर AB माइनस BC। AB कितना था हमारा? 12, और BC कितना है? 8। तो 12 से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 मीटर। AC बराबर कितना आएगा? 4 मीटर। फिर क्या करेंगे हम? कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर पुट कर देंगे। तो AD स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि AD की दूरी हमको पता नहीं है। तो AD स्क्वायर बराबर CD की दूरी कितना थी? 3, मतलब कि 3 त्रिक का 9, और प्लस AC की दूरी कितना थी? 4, 4 चौक 16। तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25, और AD बराबर कितना हो जाएगा? √25, मतलब 5। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और अब हमको एक चीज और बताना है कि किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ, इधर क्या होता है? ईस्ट, और इधर वेस्ट, और इधर साउथ, और यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट ही तो होता है, तो मतलब कि उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, 5 मीटर उत्तर पूर्व। दोस्तों 9 प्रश्न है कि सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर, बी 30 किलोमीटर, सी 45 किलोमीटर, डी 0 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न में क्या रहा है कि सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। हम जानते हैं कि इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न में क्या रहा है कि सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर। मान लेते हैं सुहास की स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ है, यहां से पूर्व मतलब इधर जाएगा, इधर, तो ए से बी तक मान लेते हैं, यहाँ इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। कितना चला उसने? 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, मतलब इधर नॉर्थ में, तो इधर जाएगा ना, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। कितना चला? 15 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, मतलब इधर, तो यहां से यहां तक मान लेते हैं 15 किलोमीटर। इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब कि ए पॉइंट से अब वो कितनी दूर है। तो ए से डी तक की दूरी हमको बतानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बी से सी की जो दूरी है वो कितनी है? 15 किलोमीटर है। और जो बी और सी हमारा, बी से सी की जो दूरी है वो ए से डी के बीच की दूरी के बराबर है, मतलब कि बी और सी की दूरी और ए और डी के बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बी सी इक्वल है ए डी के। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी बराबर ए डी की ना। तो कितना, बी सी कितना था? 15 किलोमीटर, तो ए डी भी कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए 15 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? 15 किलोमीटर। तो 10वां प्रश्न है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से एक अक्षरों का समूह ऐसा है जो इन ब्लैंक्स में भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी अक्षर हैं और जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर कितने? 16। तो अब हम क्या करेंगे? 16 को तो या तो आप कह लीजिए खंड में या तो आप कह लीजिए टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। तो 4 चौक 16,
4 के टुकड़ों में इसको हम विभाजित कर लेंगे। तो जो श्रृंखला दी गई इसको हम 4 के टुकड़ों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास श्रृंखला थी इसको हमने 4 4 के टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि शुरुआती के 2 स्थान पे उपलब्ध जो कह सकते हैं आप अक्षर या आप कह सकते हैं ब्लैंक, उनको हम देखेंगे। तो पहले हमको क्या मिला, एच डैश, फिर दूसरे वाले में हमको मिला डैश आई, तीसरे वाले में हमको मिला एच आई, यहाँ पे हमको एक को भी ब्लैंक्स नहीं मिले, फिर चौथे वाले में एच डैश। अब आप इस तीसरे वाले टुकड़े के सहायता से आप इन तीनों को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इन तीनों में जो डैश हैं इनको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे एच आई है और यहाँ पे क्या है एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा सीधा आई। अब यहाँ पे देखिए क्या है डैश आई, तो यहाँ पे देखिए क्या है एच आई, तो इसका पहला स्थान पे जो है वही भर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एच डैश है और यहाँ पे क्या है एच आई, तो दूसरे स्थान पे क्या है आई, तो हम क्या करेंगे आई भर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने शुरुआती के 2 देखे ऐसे ही हम आखिरी के 2 देख लेंगे। पहले क्या है जे एच, फिर जे एच, फिर क्या है डैश एच, फिर क्या है जे एच। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 टुकड़ों में क्या है जे एच जे एच जे एच है और तीसरे वाले टुकड़े में क्या है डैश एच। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आप तो पहले से ही जान गए होंगे कि क्या भरा जाएगा, यहाँ पे जे भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आई एच जे आई। अब आप ऑप्शन में देखिए कि आई एच जे आई कहाँ है। तो देखिए आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे, यही सही है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 11वां प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो तो 3 - 15 भागे 11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 + 6 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले बॉड मास का नियम पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतने का तो महत्व नहीं, लेकिन यहाँ पे DMAS का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया है। आप यदि उस वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। पहले लिख लेते हैं 3 - 15, तो माइनस का मतलब हमारे पास क्या है गुणा, तो गुणा 15 ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट का बहुत महत्व होता है। भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, प्लस लगा लीजिए 11 ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट बंद। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है भाग, भाग लगा लीजिए 8, फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है -6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दी हैं इनको हल कर लेंगे। 15 × 45 और 11 कितने हो जाएंगे 56। ठीक है दोस्तों, 15 × 45 और 11 क्या हो जाएगा 56। भागे, इस ब्रैकेट का काम नहीं है, 8 - 6। अब हम क्या करेंगे भाग, तो 56 गुणे 1/8 - 6, 8 सते 56 और 7 से जब हम 6 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 1, और जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कितने सरल विधि से, कितने आसानी से कम समय में लग गया। ठीक है दोस्तों। तो 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा विकल्प है कि इसमें हम यदि रख दें तो बराबर में 0 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों यदि हम क्या करें कि यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करें, देखिए दोस्तों यदि 12 भागे 3 + 4 - 8 कर दें तो हमको बराबर में 0 प्राप्त हो सकता है। देखिए कैसे, 3 चौक 12 + 4 - 8, 4 4 8, और 8 से जब हम 8 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 0 ही तो बचेगा। तो 0 = 0 हो गया या नहीं।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। दोस्तों यहाँ आपको एक संख्या अनुक्रम दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं सम संख्या कैसी होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, और 2 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या जरूर से जरूर हो। इसी प्रकार से विषम संख्या ऐसी होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। कुल कितने जीरो हैं ये पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल कितने जीरो हैं? 9 जीरो हैं। इन्हीं के आगे और पीछे हमको देखना है कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। कितने जीरो ऐसे हैं जो नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए पहले जीरो को देखते हैं। देखिए पहले जीरो में पहले हमको विषम संख्या मिला, बाद में सम संख्या मिला, तो ये नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको अपने में हम ऐड कर लेते हैं। मतलब कि एक जीरो ऐसा मिला जिसमें पहले विषम बाद में सम। फिर दूसरे वाले में चलते हैं। दूसरे वाले में पहले विषम बाद में भी विषम, तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसको काट दीजिए। तीसरे वाले जीरो में पहले सम मिला और बाद में विषम, ये उल्टा कर दिया, इसको भी हटा दीजिए। फिर चौथे वाले जीरो में पहले विषम और बाद में विषम, इसको भी हटा दीजिए। फिर पांचवे वाले जीरो में पहले मिला विषम बाद में मिला सम, तो ये तो नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए अब कितने हो गए? 2 जीरो हो गए। फिर छठे वाले जीरो में पहले मिला सम बाद में मिला विषम, तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको भी काट दीजिए। सातवें वाले जीरो में पहले मिला हमको सम और बाद में मिला विषम, तो ये भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर आठवें वाले जीरो में पहले मिला विषम और बाद में मिला सम, ये नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये अपने में जुड़ेगा। मतलब अब कितने हो गए? 3 जीरो ऐसे मिले जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या। अब 9वें वाले जीरो में हम देखेंगे कैसा है। 9वें वाले जीरो में पहले मिला हमको सम और बाद में भी मिला सम, तो इसलिए नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। 3 जीरो ऐसे मिले जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। तो 14वां प्रश्न है कि यदि मनोविज्ञान मन से संबंधित है तो उसी प्रकार अंक गणित किससे संबंधित होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संख्या, बी ज्ञान, सी ऊंचाई, डी फार्मूला। दोस्तों इस प्रश्न को आपने थंबनेल पे देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक सर ने इस प्रश्न को नहीं बताया, तो आइए अब बताते हैं आपको इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, देखिए मनोविज्ञान यदि मन से संबंधित है, मतलब कि मनोविज्ञान में क्या होता है? मन का अध्ययन होता है ना, तो उसी प्रकार अंक गणित में क्या किसका अध्ययन होता है? संख्या का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? संख्या। अंक गणित में किसका अध्ययन किया जाता है? संख्या का अध्ययन किया जाता है, और मनोविज्ञान में मन का। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 15वां प्रश्न है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और अपने बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वो अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को लगाना होगा और जो आपको उत्तर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल T10 क्लास को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।